यहाँ पे ना बच्चे कुछ केसेस डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ये वो केसेस हैं जिस तरह के क्वेश्चंस हमें काफ़ी बार एग्जाम्स में मिले हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, और ये उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हर बच्चे में रहता है। एक बार समझ लो, बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे को जितने याद हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस मैंने इसमें कवर किए हैं। पहला केस यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने दो कॉइल्स रखे हैं, हमारे पास दो कॉइल्स हैं और बीच में हमारे पास मैग्नेट है जिसका साउथ और नॉर्थ पोल मैंने मेंशन किया हुआ है। अब अगर हम इसकी मैग्नेट की मूवमेंट करेंगे, हमने कहा कि इस मैग्नेट को मैं मूव करता हूं, मान लो इधर को, तो थोड़ा सा टॉपिक को एक बार रीकैप की तरह देखें। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जो कि हर चेंज को अपोज करने के लिए, हर चेंज को किसी भी तरह का कैसा चेंज होना चाहिए, चाहे उसमें करंट में वेरिएशंस आए, फ्लक्स में वेरिएशंस आए, फील्ड में वेरिएशन आए, उस वेरिएशन को कम करने के लिए, उसका इंपैक्ट कम करने के लिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके खिलाफ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेबरिंग कॉइल्स के अंदर कुछ ऐसी चीज इंड्यूस हो जाएगी जो उस चेंज को अपोज कर देगी। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी शुरू होगी तो उस फील्ड के खिलाफ फील्ड पैदा हो जाएगी, करंट बढ़नी शुरू होगी तो करंट के खिलाफ करंट पैदा हो जाएगी। तो कहानी सिर्फ हर बार एक है, चेंज को अपोज करेगी, बढ़ने वाले के खिलाफ घटाने के लिए, घटने वाले के खिलाफ बढ़ाने के लिए, हमेशा चेंज को अपोज करेंगी चीजें, और उस चेंज की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, हम ये नहीं कहेंगे कि इंक्रीज होंगी चीजें या डिक्रीज होंगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी डायरेक्शन हमें हमेशा अगेंस्ट द चेंज देखनी है, ठीक है? तो जैसे पहले वाला केस है हमारे पास, अब हमें दिख रहा है कि अगर जो ये हम ब्लैक कॉइल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, मैं मैग्नेट को इस तरफ को मूव कर रहा हूं, जब मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं तो हमें क्या दिख रहा है, यहां पे साउथ पोल है जो इसके नजदीक आ रहा है। अगर साउथ पोल नजदीक आएगा तो ये जो हमारा ब्लैक वाली कॉइल है ये कोशिश करेगा कि वो ना आए, उसको अपने साथ साउथ पोल की पोलैरिटी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिंकेज को रोकना है। तो उसको रोकने का बेस्ट तरीका क्या है? रिपल्सिव फोर्स दे। रिपल्सिव फोर्स देने के लिए वो क्या करेगा? अपने अंदर साउथ पोल डेवलप कर लेगा। वो अपने अंदर क्या करेगा? साउथ पोल डेवलप कर लेगा। तो यहां पे ये साउथ पोल डेवलप कर लेगा। ये बात समझ में आई है? दूसरे जो ब्लू वाले के केस में हम देख रहे हैं, ब्लू वाले के केस में नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है। जब नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है तो वो दूर नहीं जाने देना चाहता। मैंने अभी बताया था चेंज को अपोज कर रहा है। तो अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो उस दूर को रोकने के लिए क्या करेगा? वो यहां पे साउथ पोल इंड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करके रखना चाहता है। ये समझ में आई है? तो यहां पे साउथ इस साइड बन जाएगा। अब यहां साउथ है तो ऑब्वियस सी बात है इधर नॉर्थ होगा, और इधर साउथ है तो ऑब्वियस सी बात है इधर नॉर्थ होगा। अब इन दोनों कॉइल्स के अंदर हमें यह पता चल गया कि इनके हिसाब से साउथ और नॉर्थ कैसे होता है। ये एक तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये मैग्नेट की तरह बन गया। लेकिन हमारे को पता है कॉइल के अंदर हमें तो करंट की डायरेक्शन निकालनी होती है, तो एक सीधा स्टैंडर्ड रूल, करंट हमेशा साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेगी, काम खत्म। कुछ दिमाग नहीं लगाओ, कुछ नहीं, सीधा करंट हमेशा साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेगी। अगर यहां साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेगी मतलब हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है? क्लॉकवाइज। और यहां पे हमारे पास साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेगी तो करंट की हमारे पास डायरेक्शन क्या हो गई है? एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल फिनोमेना, सिंपल फंडा, खत्म। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। यहां पे हमने एक कॉइल ली है, यहां पे हमारे पास जो कॉइल है ये एक्चुअली इतना कुछ बड़ा हाइप नहीं है, ऊपर वाले जैसा ही टॉपिक है, पर इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन में डायग्राम इस तरीके से मेंशन होते हैं। अब इसमें फर्क क्या है? ये फेस का फर्क है बच्चे, क्योंकि ना वहां पे क्वेश्चन में लिखा आएगा, जैसे तुमसे पूछेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात करें तो देखो एक मैं चीज दिखाता हूं एग्जैक्टली। अगर हम ये वाला एग्जांपल लेके चलते कि मान लो ये हमारे पास कॉइल है, तो मैं इसके अंदर अगर अपनी उंगली ऐसे घुमाता हूं तो एक तरफ अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी, है ना? तो एक ही करंट की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो रही है, लेकिन वो रेफरेंस पॉइंट की वजह से फर्क पड़ गया कि नहीं, कि तुम्हारे हिसाब से जो चीज एंटी क्लॉकवाइज है मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है, जो तुम्हारी तरफ क्लॉकवाइज होगी वो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी, करंट तो उसी तरीके से घूम रही है। तो यानी कि रेफरेंस पॉइंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो यहां पर जब हम इस कॉइल को बीच में रखते हैं और नॉर्थ और साउथ को मैं इधर उधर मूव करता हूं तो डिपेंड करेगा देखने वाला इधर है या उधर है, ऑब्जर्व करने वाला इस साइड है या उस साइड है। तो या तो क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से लैंग्वेज मेंशन होगी कि टुवर्ड्स द मैग्नेट, या फिर इस तरीके का डायग्राम होगा। इस डायग्राम में छोटी सी चीज नोटिस करने वाली क्या बात है, ये जो लाइन आ रही है ये आके सेंटर तक टच कर रही है, इसका मतलब इस कॉइल का फेस उस साइड है, और ऑन द फेस हमें देखना है, मतलब साउथ पोल इधर आ रहा है तो ऑन द फेस साउथ पोल डेवलप हो रहा होगा। और हमें पता है कि अगर जो साउथ पोल डेवलप होता है
तो साउथ पोल के अंदर करंट कैसे आती है हमारे पास, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर मैं दूसरी साइड से देख रहा होता तो दूसरी साइड के हिसाब से वो हमेशा हमें नॉर्थ पोल दिखता, वो है ना, क्योंकि एक तरफ अगर साउथ बन गया तो दूसरी तरफ अपने आप नॉर्थ बनेगा। तो और नॉर्थ पोल के हिसाब से हमें करंट की डायरेक्शन कैसे मिलती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये। अब डायग्राम ने अगर ये डार्क लाइन आके सेंटर पे टच कर रही है, इसका मतलब फेस उधर है, और अगर डार्क लाइन आके यहां खत्म हो रही है, डॉटेड लाइन फिर आगे जा रही है, मतलब सेंटर से लाइन एक्सटेंड कर रही है, या ये डॉटेड ना भी मेंशन हो, ये सीधा ऐसे हो, इसका मतलब इसका फेस इस तरफ है। समझ में आई है, ये क्लियर है। ये छोटी सी चीज है जो तुम्हें देखनी है डायग्राम के अंदर और मेंशन होगी। फिर आता है हमारे पास एक ये वाला केस जिसमें एक कॉइल है, दो मैग्नेट्स हैं। अब यहां पे ना इन मैग्नेट्स के मूवमेंट के हिसाब से कहानी चेंज होगी। जैसे कि अगर ये साउथ पोल मान लेते हैं हम, ये वाला जो मैग्नेट है ये इस साइड अप्रोच कर रहा है और यहां से ये मैग्नेट भी इस साइड अप्रोच कर रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, नेट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। साउथ पोल दोनों तरफ से अप्रोच करेंगे तो ये दोनों तरफ साउथ पोल बनाने की कोशिश करेगा दोनों को अपोज करने के लिए, जो कि पॉसिबल है नहीं। दोनों तरफ साउथ कैसे होगा, मतलब वो नेट इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये भी मैग्नेट उधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, इस साउथ को अपोज करने के लिए इस साइड में ये साउथ पोल बनाएगा और इस साउथ को होल्ड करने के लिए इस साइड में ये नॉर्थ पोल बनाएगा। तो दोनों का नेट रिजल्टेंट एड ऑन हो जाएगा। समझ में आइए, दोनों का नेट रिजल्टेंट एड ऑन हो जाएगा। इसके केसेस कैसे हम और बना सकते हैं कि अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास जो मैग्नेट है यहाँ नॉर्थ हो जाए और यहाँ साउथ हो जाए। अब क्या कर रहे हैं हम, अब दोनों के दोनों मैग्नेट को नज़दीक लेके आते हैं। अब देखो अभी भी रिजल्ट एड ऑन होगा, क्यों, इस साउथ को अपोज करने के लिए इस साइड में नॉर्थ पोल, वो इस साउथ को अपोज करने के लिए इस साइड में साउथ पोल बनेगा, क्योंकि अपोज करना है, किसी भी चेंज को अपोज करना है तो रिपल्सिव फोर्स दे रहे हैं। इस नॉर्थ को अपोज करने के लिए दूसरे साइड में नॉर्थ पोल बनेगा, तो साउथ और नॉर्थ बन गए, दोनों रिजल्टेंट एड ऑन हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको देखोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमारे पास लास्ट केस आता है ये वाला। ये क्या है, इसमें हमने ये जो क्रॉस लगा रखे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द पेपर, ठीक है, अंदर की साइड जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें निकालना है, ये चार लूप्स हैं अजीब अजीब से, ठीक है, कोई स्क्वायर में है, कोई ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल सा है, कुछ भी, मतलब इस टाइप से मैंने बना दिया, लेकिन इनमें छोटा छोटा मैंने चेंज रखा हुआ है। ये बाहर की तरफ निकल रहा है, वो एंटर कर रहा है, इसको भी चलो हम बाहर निकाल देते हैं, इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं ऐसे, और इसको हम अंदर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आना, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाना, दोनों ही केसेस में फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा। तो इसके अंदर हम इन लूप्स के अंदर करंट की डायरेक्शन निकालनी है। हमें यह बताना है कि इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर कैसे करंट की डायरेक्शन आएगी। तो कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सीधा सा हम थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। कैसे, अब समझो जरा, ये यहां से जब अंदर एंटर करेगा, पहले वाले केस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, इस वाले के हिसाब से देखो, जब हमारे पास ये वाला लूप अंदर एंटर कर रहा है, तो ये जब लूप अंदर एंटर करेगा, तो पहले जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था तो क्या इसके अंदर कोई फील्ड थी, नहीं थी। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था, इसके अंदर किसी तरीके की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आना शुरू करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, लेकिन उस चेंज को अपोज करेगी। अगर मैं एक ऐसी चीज को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आ रहा हूं जो कि पहले मैग्नेटिक फील्ड में नहीं थी, अब वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उस लूप के अंदर उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होनी चाहिए कि नहीं। हम यही बात कर रहे हैं इंडक्शन में कि हमेशा वो किसी भी तरह के होने वाले चेंज के अगेंस्ट प्रोड्यूस होगा। अब अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही मैं उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो उसके साथ लिंक होनी शुरू हो गई है, उसको अपोज करने के लिए वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी पेपर है, दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी पेपर है कि नहीं। तो अगर उसे बनानी है मैग्नेटिक फील्ड, उसे बाहर की तरफ बनानी पड़ेगी, है ना। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि देखो ये जैसे अपना एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ थी, लेट अस अज्यूम मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ थी। अब ये लूप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो ये उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना चाहता है। तो ये कैसे करेगा, उधर, ये उधर को चाहता है, तो इसके अंदर करंट कैसे घूम गई, इस तरीके से। समझ में आई है, किसी लूप के अंदर अगर करंट ऐसे घूमेगी तभी तो वो उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा। समझ में आई है, तो इसकी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से घूम जाएगी। लॉजिक समझ में आया, सीधी कहानी ये रखो।
अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई लूप एंटर करेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आए उस तरीके से करंट घुमानी है। और वो क्या होगा, ऐसे अगर मुझे बाहर को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घुमा दी, और मुझे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लानी है तो इस तरीके से घूमेगा। अब इसमें अंदर और बाहर का लॉजिक क्या है ये समझ में आ गया तुम्हें पहले वाले के केस में? तो पहले वाले के केस में अगर ये अंदर आएगा और हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालनी है कि ये जो इनसाइड दी पेपर की जगह हमें आउटसाइड चाहिए, तो इस तरीके से घूम गया और हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो इस साइड में आ गई। ये करंट की डायरेक्शन आ गई, बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम दूसरा केस लेते हैं, इस वाले में वो अंदर आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। अब मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल जैसा जो हमने बनाया हुआ है इस केस के अंदर। और ये ध्यान रखना बच्चे, इन शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इन शेप से मत घबराना अनटिल और अनलेस वो यूनिफॉर्मली कुछ और मेंशन ना हो। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली शेप से फर्क नहीं पड़ता। कुछ हैं केसेस जहां पड़ेगा, रेक्टेंगल और सर्कल को कंपेयर करेंगे या कुछ होगा, नॉर्मली इन तरीके में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है फिलहाल। अब ये वाला जो है ये बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में था, अब वो बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कम होने लगेगी। तो ये अपने अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना चाहता है कि कम होती हुई मैग्नेटिक फील्ड को रोक सके, मतलब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आए। जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी, तो इसको अपने अंदर इस तरीके से करंट पैदा करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड उस अप्लाइड करंट की डायरेक्शन में ही रहे, मतलब इस तरफ। बात समझ में आई? मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी तो इसको भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही रखनी है, तो ये इस तरफ को करंट हमारे पास प्रोड्यूस करा लेगा। तो ये जो हमारे पास आएगा करंट इस तरफ को आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई है? तो हमारे पास इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कुछ जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन ये केस रटना मत, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर यहाँ डॉट डॉट हो जाते तो केस उल्टा हो जाता, क्योंकि ये क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाती तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्विच कर जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही इस वाले केस के लिए देखें, इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाला जो लूप है ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रहा है तो इसके अंदर इस तरीके से करंट आनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को रोक के रखे, जहां पहले अप्लाइड थी उसी तरीके से सपोर्ट करे। तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही अंदर की तरफ होनी चाहिए। अभी जैसा हमने इसमें डिस्कस किया, करंट कहाँ आ रही थी? क्लॉकवाइज, है ना? बाहर निकलते हुए सेम सपोर्ट करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी, तो इसके अंदर भी हमारे पास करंट कहाँ आनी चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। और अगर ये वाला अंदर आ रहा है, अब ये जो अजीब सा शेप है जिसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा ऊपर वाले केस में हमने देखा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज था, इसके अंदर भी हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा हम एक और केस डिस्कस कर सकते हैं बच्चे, ये वाला, जैसे कि एक अगर जो कंडक्टर होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है, ऊपर एक सर्कुलर लूप रख दिया है, नीचे एक सर्कुलर लूप रख दिया है, तो बताओ भाई इस करंट के हिसाब से इन दो लूप्स के अंदर किस डायरेक्शन में करंट पैदा होगी? तो अब समझना, इसका मैं नाम रख लेता हूं, मान लो C1 और C2। अब यहां कहानी आती है, ये जो करंट है वो यूनिफॉर्म है कि क्या है? अगर यूनिफॉर्म है, मतलब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट तरीके से चेंज हो रही है, तो किसी तरीके का EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि EMF इंड्यूस कब होता है? जब चेंज होता है। अगर वेरिएबल करंट नहीं है, स्टेडी करंट है, तो कोई चेंज नहीं है तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये करंट लगातार बढ़ती जा रही है, ये करंट हमारे पास जो है लगातार इंक्रीज होती जा रही है, तो ये दोनों के दोनों इस इंक्रीज को अपोज करने की कोशिश करेंगे। तो इंक्रीज को अपोज करने की कोशिश मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मतलब ये घूमा और ऐसे करके लूप है तो ऐसे घूम गया, और ये करंट की हमारे पास डायरेक्शन क्या हो गई है? क्लॉकवाइज। और नीचे वाले में डायरेक्शन क्या आ गई है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आई ये बात? और यहीं अगर ऐसा हो जाता कि हम मानते हैं यही वाला अपना कंडक्टर है और इसके अंदर से जो करंट है वो डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं कर रही, मतलब पहले ज़्यादा थी अब कम होती जा रही है, करंट धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो हम इस केस में क्या करेंगे? अगर ऐसा होगा तो हमारे पास एक लूप यहाँ पे है, एक लूप यहाँ पे है, ये दोनों लूप क्या कोशिश करेंगे? ये कोशिश करेंगे कि उस बढ़ती हुई करंट जो घट रही है, घटती हुई करंट को मेंटेन करें, क्योंकि ये चेंज को अपोज करते हैं सिर्फ। तो चेंज को अपोज करने में ये सेम डायरेक्शन में करंट पैदा करने की कोशिश करेंगे।
ठीक बात है। तो सेम डायरेक्शन में पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ गया है और इसमें हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ गया। डन। इसी तरह के क्वेश्चंस PYQs के अंदर देखोगे तो भरमार है, बहुत सारे क्वेश्चन है इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, फिर भी किसी का डाउट होता है तो मुझे बता देना। चलो डन।